हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं पशु परिचर पार्ट बी के क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। गाय भैंसों की औसत आयु कितनी होती है? गाय भैंसों की औसत आयु कितनी होती है? तो गाय भैंसों की औसत आयु 20 से 23 साल होती है। गाय भैंसों की औसत आयु 20 से 23 साल होती है। पशुओं में सींग पर पहला छल्ला कब बनता है? तो 3 वर्ष की उम्र में। जब पशु 3 वर्ष का हो जाता है तब उसके सींग पर पहला छल्ला बनता है। जब 4 वर्ष का होता है तो 2 छल्ले बनते हैं। जब 5 वर्ष का होता है तो 3 छल्ले बनते हैं। तो इस प्रकार जब 6 छल्ले बनते हैं, है ना, 6 छल्ले बनते हैं तब उम्र कितनी होगी बताइए? तो 3 वर्ष में पहला छल्ला, 4 वर्ष में दूसरा छल्ला, 5 वर्ष में तीसरा छल्ला और 6 वर्ष में चौथा छल्ला, यानी 6 वर्ष की उम्र में 4 छल्ले हो जाएंगे। कहने का मतलब है प्रत्येक वर्ष में 1 छल्ला बनता है। पशुओं की आयु किन दांतों द्वारा ज्ञात की जाती है? पशुओं में आयु किन दांतों द्वारा ज्ञात की जाती है? तो कर्तन दांत द्वारा। पशुओं में, उन पशुओं में जो जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, तो इनमें जो आयु ज्ञात की जाती है वो कर्तन दांतों द्वारा की जाती है। यानी रोमेनल प्रकार के, रोमेनल यानी जो जुगाली करते हैं वो रोमेनल होते हैं। तो पशुओं की आयु किन दांतों द्वारा ज्ञात की जाती है? कर्तन दांत। कर्तन दांत कितने होते हैं? 8 दांत होते हैं कर्तन। 4 जोड़ी के 4 जोड़ी होते हैं। हाँ, 4 जोड़ी होते हैं और कुल 8 दांत होते हैं। तो पशुओं की आयु किन दांतों द्वारा ज्ञात की जाती है? कर्तन दांत, जो कि काटने के काम आते हैं, भोजन को काटते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। भेड़, बकरी, गाय, भैंस में कर्तन दांत 4 जोड़ी होते हैं। ये आगे दे रखा है कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी में कर्तन दांतों की संख्या 4 जोड़ी होती है, अर्थात कर्तन दांत है 8 होते हैं। अगला क्वेश्चन, मोलर, प्रीमोलर दांतों की संख्या कितनी होती है? तो मोलर दांतों की संख्या अर्थात चौवर्णक दांतों की संख्या 12 और प्रीमोलर अर्थात अचौवर्णक दांतों की संख्या भी 12 होती है। तो मोलर दांतों की संख्या भी 12 होती है और प्रीमोलर दांतों की संख्या भी 12 होती है। कौन से दांत सिर्फ स्थायी दांत होते हैं? तो मोलर दांत सिर्फ स्थायी दांत होते हैं। दंत सूत्र क्या है? तो दंत सूत्र देखिए, I/I यानी इंसाइजर बटा इंसाइजर प्लस C/C यानी K9/K9 प्लस PM/PM अर्थात प्रीमोलर बटा प्रीमोलर और प्लस M/M मतलब मोलर बटा मोलर। तो ये दंत सूत्र है। अस्थायी दंत विन्यास में किस प्रकार के दांत नहीं पाए जाते हैं? तो अस्थायी दंत विन्यास में मोलर यानी चौवर्णक दांत नहीं पाए जाते। वैसे कैनाइन दांत भी नहीं पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न देखिए किस प्रकार से पूछा जाएगा कि रोमेनल प्रकार के जानवरों में जानवरों में अस्थायी, कौन से अस्थायी दांतों का विन्यास नहीं पाया जाता है? तो रोमेनल प्रकार के जानवरों में कौन से अस्थायी दंत विन्यास नहीं पाया जाता है? ऑप्शन आएगा मोलर, ऑप्शन बी आएगा प्रीमोलर, ऑप्शन स में आएगा इंसाइजर, ऑप्शन ड में आएगा कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? जो मोलर दांत है वो नहीं पाए जाते। तो अस्थायी दंत विन्यास में किस प्रकार के दांत नहीं पाए जाते हैं? मोलर अर्थात चौवर्णक दांत। और कैनाइन दांत है, ये रोमेनल प्रकार के जानवर नहीं पाए जाते हैं। चौवर्णक दांत का पहला स्थायी जोड़ा, तो चौवर्णक दांत का पहला स्थायी जोड़ा आपको मैं पहले बता दूं कि इंसाइजर दांत का पहला अस्थायी जोड़ा प्रथम सप्ताह में, इंसाइजर दांत का दूसरा अस्थायी जोड़ा दूसरे सप्ताह में, इंसाइजर दांत का तीसरा अस्थायी जोड़ा तीसरे सप्ताह में और इंसाइजर दांत का चौथा अस्थायी जोड़ा चौथे सप्ताह में आता है।
मतलब इंसाइजर दांत के सभी अस्थायी जोड़े यानी सभी अस्थायी इंसाइजर दांत कब तक आ जाते हैं? तो 1 माह में आ जाते हैं। अब देखिए चौवर्णक दांत। तो चौवर्णक दांत का पहला स्थायी जोड़ा, याद रखिए चौवर्णक दांत हमेशा स्थायी होते हैं। तो हम यह नहीं कहेंगे कि चौवर्णक दांत का पहला अस्थायी जोड़ा कब आता है, दूसरा अस्थायी जोड़ा कब आता है, यह नहीं कहेंगे, क्योंकि चौवर्णक दांत हमेशा स्थायी होते हैं। तो चौवर्णक दांत का पहला स्थायी जोड़ा 6 माह में, चौवर्णक दांत का दूसरा स्थायी जोड़ा 1.5 वर्ष में, चौवर्णक दांत का तीसरा स्थायी जोड़ा 2.5 वर्ष में और चौवर्णक दांत का चौथा स्थायी जोड़ा 4.5 वर्ष में। अब देखिए मैंने इस तरह से क्यों लिखा है। तो आइए, चौवर्णक दांत का पहला स्थायी जोड़ा है वो 6 माह में आ जाता है। चौवर्णक दांत का पहला स्थायी जोड़ा 6 माह में आ जाता है। चौवर्णक दांत का दूसरा स्थायी जोड़ा 1.5 से 2.5 वर्ष में आ जाता है। चौवर्णक दांत का तीसरा स्थायी जोड़ा 2.5 से 3.5 वर्ष में आ जाता है और चौवर्णक दांत का चौथा स्थायी जोड़ा 3.5 से 4.5 वर्ष में आ जाता है और 5 वर्ष में तक तो लगभग आ ही जाते हैं। इसीलिए एग्ज़ाम में कभी आपने देखा होगा कि पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि चौवर्णक दांत का चौथा स्थायी जोड़ा कब तक आ जाता है, तो उसमें लिखा था 4 से 5 वर्ष। क्यों लिखा था 4 से 5 वर्ष? क्योंकि 4, 4.5 और 5 इनके बीच में आ जाता है ना, तो थोड़ा गैप रख लेते हैं कभी कभी। तो चौवर्णक दांत का पहला स्थायी जोड़ा 6 माह में, चौवर्णक दांत का दूसरा स्थायी जोड़ा 1.5 से 2.5 वर्ष में, चौवर्णक दांत का तीसरा स्थायी जोड़ा 2.5 से 3.5 वर्ष में और चौवर्णक दांत का चौथा स्थायी जोड़ा 3.5 से 4.5 वर्ष में। गाय, भैंस, भेड़, बकरी में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी में दांतों की संख्या 32 होती है। गाय में भी 32 दांत, भैंस में 32 दांत, भेड़ में भी 32 दांत और बकरी में भी 32 दांत। इन चारों में 32 दांत होते हैं। ऊंट में 34 दांत, घोड़े में 40 दांत, खरगोश में 28 दांत। बकरी में सभी अस्थायी कर्तन दांत निकल आते हैं। तो मैंने अभी कहा था कि सभी अस्थायी कर्तन दांत हैं वो कब तक निकल आते हैं? 1 माह में निकल आते हैं। पहला जोड़ा प्रथम सप्ताह में, दूसरा जोड़ा दूसरे सप्ताह में, तीसरा जोड़ा तीसरे सप्ताह में और चौथा जोड़ा चौथा सप्ताह में। यानी कर्तन दांतों की संख्या 8 होते हैं, 4 जोड़े होते हैं और सभी अस्थायी कर्तन दांत है वो चौथे सप्ताह तक निकल आते हैं, यानी 1 माह में निकल आते हैं। बकरी में सभी अस्थायी कर्तन दांत 1 माह में निकल आते हैं। अगर भेड़ का पूछे तो भेड़ का अलग है, भेड़ का थोड़ा अलग है, भेड़ का अलग से बढ़ेगा। भेड़ का अलग है, बकरी में 1 माह में निकल आते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, भेड़ में सभी अस्थायी कर्तन दांत निकल आते हैं। भेड़ में सभी अस्थायी कर्तन दांत निकल आते हैं तो 6 से 10 माह में। काफ़ी समय लगता है इसमें भेड़ में। तो भेड़ में सभी अस्थायी कर्तन दांत निकल आते हैं। तो भेड़ में सभी अस्थायी कर्तन दांत है वो 6 से 10 माह में निकल आते हैं। भेड़ में कर्तन दांत का पहला स्थायी जोड़ा कब आता है? तो भेड़ में कर्तन दांत का पहला स्थायी जोड़ा 14 से 20 माह में आता है। भेड़ में कर्तन दांत का, भेड़ में सभी अस्थायी कर्तन दांत कब तक निकल आते हैं? 6 से 10 माह में सभी अस्थायी कर्तन दांत भेड़ में निकल आते हैं। भेड़ में कर्तन दांत का पहला स्थायी जोड़ा 14 से 20 माह में, भेड़ में कर्तन दांत का दूसरा स्थायी जोड़ा 21 से 25 माह में, भेड़ में कर्तन दांत का तीसरा स्थायी जोड़ा 26 से 30 माह में और भेड़ में कर्तन दांत का चौथा स्थायी जोड़ा 30 से 36 माह में। क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है, 17 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन है वो डिफ़िकल्ट अगर बनाना होगा उसे, तो वो देगा कि भेड़ में कर्तन दांत का दूसरा स्थायी जोड़ा कब आता है, भेड़ में कर्तन दांत का तीसरा स्थायी जोड़ा कब आता है। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन है वो बहुत कम विद्यार्थी पढ़ के जाते हैं। तो भेड़ में कर्तन दांत का पहला स्थायी जोड़ा 14 से 20 माह में, भेड़ में कर्तन दांत का दूसरा स्थायी जोड़ा 21 से 25 माह में, भेड़ में कर्तन दांत का तीसरा स्थायी जोड़ा
26 से 30 माह में, और भेड़ में कर्तन दांत का चौथा स्थायी जोड़ा 30 से 36 माह में। तो भेड़ में सभी कर्तन दांत कब तक निकल आते हैं? तो भेड़ में सभी स्थायी कर्तन दांत 30 से 36 माह में निकल आते हैं, और अस्थायी कर्तन दांत है वो 6 से 10 माह में निकल आते हैं। और भेड़ में कर्तन दांत का चौथा स्थायी जोड़ा 30 से 36 माह में निकल आता है। भेड़ बकरियों को किस वर्ष तक प्रौढ़ माना जाता है? तो भेड़ बकरियां को 5 वर्ष तक प्रौढ़ माना जाता है। 4 से 5 वर्ष। कितना? 4 से 5 वर्ष। आपको ऑप्शन ऐसे ही मिलेगा, 4 से 5 वर्ष। पशु का भार ज्ञात होना क्यों आवश्यक है? आखिर पशुओं का भार ज्ञात होना हमारे लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये टॉपिक में दिया हुआ पशुओं का भार ज्ञात करना ये टॉपिक है। तो पशुओं का भार ज्ञात करना क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए, उत्तम प्रजनन में सहायता मिलती है, अर्थात पशु प्रजनन योग्य है या नहीं इसका पता चलता है। ऑप्शन बी, प्रबंधन एवं पोषण में सहायता मिलती है, अर्थात संतुलित आहार का पता चलता है। स्वास्थ्य से संबंधित सफलतापूर्वक क्रियान्वयन, और ये सभी पशुओं का भार ज्ञात करने में सहायक है। पशुओं का भार ज्ञात होना क्यों आवश्यक है? उत्तम प्रजनन में सहायता मिलती है, प्रबंधन एवं पोषण में सहायता मिलती है, और स्वास्थ्य से संबंधित सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा सकता है सभी। अगला और देख लीजिए। अनुसंधान कार्यों में भी सहायता मिलती है। पशुओं का भार ज्ञात होना क्यों आवश्यक है? अगर पशुओं का भार ज्ञात होगा तो हमें उत्तम प्रजनन में सहायता मिलती है। ये हमें पता चल जाता है कि पशु प्रजनन योग्य है या नहीं पशु के भार से। प्रबंधन एवं पोषण में सहायता मिलती है, यानी पशु का भार ज्ञात होने से हमें पता चलता है कि पशु का स्वास्थ्य कैसा है, इसका क्रियान्वयन कैसे किया जा सकता है। पशुओं का भार ज्ञात होने से हमें पशुओं का प्रबंधन करने में सहायता मिलती है, उसके पोषण में सहायता मिलती है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि पशुओं का 100 किलोग्राम भार पर, गाय को 100 किलोग्राम भार पर कितना दाना दिया जाता है? 2.5 kg, और भैंस को 100 किलोग्राम भार पर 3 kg। तो पोषण में भी सहायता मिलती है। अनुसंधान कार्य में सहायता मिलती है। पशुओं का भार ज्ञात होने से अनुसंधान कार्य में सहायता मिलती है, और शरीर भार के आधार पर दवाई का निर्धारण कर सकते हैं। पशुओं का भार ज्ञात है हमें, तो हम शरीर भार के आधार पर दवाई का निर्धारण भी कर सकते हैं। तो इन सभी में सहायता मिलती है। अगला क्वेश्चन, गाय एवं भैंस के शरीर का भार किस सूत्र से ज्ञात किया जाता है? शेफर सूत्र से। तो गाय एवं भैंस के शरीर का भार किस सूत्र से ज्ञात करते हैं? गाय का भार कितना है, भैंस का भार कितना है, भैंस का वजन कितना है, इसका पता शेफर सूत्र से किया जाता है। और शेफर का सूत्र आप याद रख लीजिए, सूत्र आपसे पूछा जा सकता है। सूत्र है लंबाई इंचों में गुणा हथगेरा इंचों में। हथगेरा का तात्पर्य है कि जो पशु का जो बीच का हिस्सा है, यानी गोलाई है, जैसे कि हम पेट का नाप लेते हैं उसी तरह पशु के पेट का नाप लिया जाता है, वो हथगेरा होता है। तो लंबाई इंचों में गुणा हथगेरा इंचों में बट्टा 300 कोष्टक बंद, और आगे देखिए ये स्क्वायर दे रखा है। तो ये है शेफर का सूत्र। बछड़े में सभी अस्थायी अग्र संवर्णक दांत निकल आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि बछड़ों में सभी अस्थायी अग्र संवर्णक दांत निकल आते हैं। बछड़े में सभी अस्थायी अग्र
अगर चवर्णक दांत निकल आते 1 माह में। अगला क्वेश्चन, गाय में थनों के किस भाग में दूध बनता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाय में थनों के किस भाग में दूध बनता है? तो एल्ब्यूलाई, एल्ब्यूलाई। गाय में थनों के किस भाग में दूध बनता है? एल्ब्यूलाई भाग में दूध बनता है। दूध दोहन की सर्वोत्तम प्रकार की विधि है पूर्ण हस्त विधि। आप देखिए यौनारंभ प्रारंभ कि किस किस पशुओं में यौनारंभ अर्थात प्यूबर्टी कब प्रारंभ होती है? यौनारंभ अर्थात प्यूबर्टी कब प्रारंभ होती है? तो गाय में यौनारंभ प्रारंभ हो जाता है 24 माह में, संकर गाय में 18 माह में, भैंस में 30 माह में, बकरी में 12 माह में और भेड़ में 10 माह में। गाय में 24 माह में, संकर गाय में 18 माह में, भैंस में 30 माह में, बकरी में 12 माह में, भेड़ में 10 माह में प्यूबर्टी शुरू हो जाती है। अब देखिए गर्भकाल। भैंस का गर्भकाल होता है 310 दिन, गाय का गर्भकाल होता है 281 दिन, बकरी का गर्भकाल होता है 151 दिन और भेड़ का गर्भकाल होता है 147 दिन। भैंस का गर्भकाल होता है 310 दिन, गाय का गर्भकाल होता है 281 दिन, बकरी का गर्भकाल 151 दिन और भेड़ का गर्भकाल 147 दिन। अगला क्वेश्चन, गाय भैंस बकरी में प्रजनन का उचित समय होता है? गाय भैंस बकरी में प्रजनन का उचित समय होता है मध्यकाल के अंतिम 8 घंटे। गाय भैंस बकरी में प्रजनन का उचित समय होता है मध्यकाल के अंतिम 8 घंटे। भेड़ में मध्यकाल की अवधि होती है 24 से 36 घंटे। भेड़ में मध्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो भेड़ में मध्यकाल की अवधि 24 से 36 घंटे होती है। भेड़ में मध्यकाल की अवधि 24 से 36 घंटे होती है, जबकि गाय में मध्यकाल की अवधि 12 से 24 घंटे होती है। अब देखिए, गाय में प्रथम बार प्रजनन की आयु तो 36 से 40 माह, यानी गाय है वो प्रथम बार जब ब्याती है तब वो 36 से 40 माह के अंदर ब्याह जाती है। भैंस में प्रथम बार प्रजनन की आयु 36 से 42 माह है, यानी भैंस जब प्रथम बार ब्याती है तब प्रजनन की आयु 36 से 42 माह है। तो गाय भैंस दोनों याद रखिए। गाय में प्रथम बार प्रजनन की आयु 36 से 40 माह है। भैंस में प्रथम बार प्रजनन की आयु 36 से 42 माह है। अगला क्वेश्चन, गाय भैंस एवं बकरी में मध्य चक्र की अवधि कितनी होती है? गाय भैंस एवं बकरी में मध्य चक्र की अवधि 21 दिन होती है।
और भेड़ में पूछा जाए तो 16 से 17 दिन होती है। तो गाय, भैंस बकरी में मध्य चक्र की अवधि कितनी होती है? गाय, भैंस, बकरी में मध्य चक्र की अवधि किस दिन होती है? अगला क्वेश्चन, निम्न में से पशु का द्वितीयक अंग नहीं है, यानी सेकेंडरी ऑर्गन्स नहीं है। ऑप्शन ए शुक्रवाहिनी, ऑप्शन बी वर्षण, ऑप्शन सी अधिवर्षण, ऑप्शन द पेनिस। इसका सही आंसर हो जाएगा वर्षण। और वर्षण में कौन सा हार्मोन बनता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। सिंपल सी बात है कि प्रजनन से संबंधित है। निम्न में से पशु का द्वितीयक अंग नहीं है, वर्षण नहीं है, इसका आंसर ब होगा। द्वितीयक अंगों में शुक्रवाहिनी है, अधिवर्षण है, पेनिस आ जाता है। निम्न में से पशु का द्वितीयक अंग नहीं है। ऑप्शन ए डिंब ग्रंथियां। ये पहला वाला जो 33 नंबर का क्वेश्चन है, ये तो आप देखने से पता चल गया होगा कि ये नर से संबंधित है। और ये दूसरा है, ये मादा से संबंधित है कि निम्न में से पशु का निम्न में से मादा पशु का द्वितीयक अंग नहीं है, सेकेंडरी ऑर्गन्स नहीं है। ऑप्शन है डिंब ग्रंथियां, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ओवरेज। डिंब वाहिनी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ओविडक्ट। योनि, जिसे कहते हैं वेजिना। और द वल्वा। वाल्व वाल्व है, तो वाल्व है। तो इसका द्वितीयक अंग कौन सा नहीं है? डिंब ग्रंथियां, ऑप्शन में डिंब वाहिनी, ऑप्शन से योनि, और ऑप्शन है ये वल्वा। वल्वा क्या पता नहीं। तो ये कौन सा द्वितीयक अंग नहीं है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कमेंट बॉक्स में आप नहीं बता पाते हैं तो नेक्स्ट पार्ट में हम जरूर इसका आंसर बताएंगे। अगला क्वेश्चन, मादा जनन तंत्र के किस अंग में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का निर्माण होता है? डिंब ग्रंथियां, ओवेरिज। ओवेरिज। तो मादा जनन तंत्र के किस अंग में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का निर्माण होता है? डिंब ग्रंथियों में, यानी ओवेरीज। इंग्लिश में याद रखना है क्योंकि पता नहीं हिंदी का बदल जाए। गाय में शुक्राणु और अंडे का निषेचन कहाँ होता है? पुट्टन नलिका में। गाय में शुक्राणु और अंडे का निषेचन, तो गाय में अंडे और शुक्राणु का निषेचन कहाँ होता है? पुट्टन नलिका में। अगला क्वेश्चन, गाय एवं भैंस को गर्भित करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? गाय एवं भैंस को गर्भित करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? रेक्टोवेजाइनल विधि।
गाय तथा भैंस में गर्भित कराने के लिए, गाय या भैंस को गर्भित कराने के लिए कौन सी विधि है? रेक्टोवेजाइनल विधि। जबकि आपसे पूछा जाए कि भेड़ एवं बकरी को गर्भित करने में कौन सी विधि काम आती है, तो वेजाइनल स्पेकुलम विधि। गाय भैंस में गर्भाधान में कितने वीर्य की मात्रा होती है? तो गाय भैंस में गर्भाधान करते समय कितने वीर्य काम में लिया जाता है? 0.5 से 2 मिली। गाय भैंस में गर्भाधान में कितने वीर्य की मात्रा काम में ली जाती है? तो गाय भैंस में गर्भाधान करते समय 0.5 से 2 मिली वीर्य काम में लिया जाता है। तो गाय भैंस को गर्भित करने के लिए रेक्टोवेजाइनल विधि और भेड़ बकरी को गर्भित करने के लिए वेजाइनल स्पेकुलम विधि। अगला क्वेश्चन, गाय के जनन अंग में अंडाणु के जीवित रहने की अवधि कितनी होती है? गाय के जनन अंग में अंडाणु के जीवित रहने की अवधि 120 घंटे होती है। गाय के जनन अंग में शुक्राणु की जीवन अवधि कितनी होती है? तो गाय के जनन अंग में शुक्राणु की जीवन अवधि 24 से 30 घंटा होती है। गाय के जनन अंग में शुक्राणु की विकास अवधि कितनी होती है? तो गाय के जनन अंग में शुक्राणु का विकास है वो 6 घंटे में हो जाता है और फिर शुक्राणु है वो 24 से 30 घंटे तक रह पाते हैं। गर्भधारण की किस विधि द्वारा की जाती है? तो गर्भधारण की जांच किस विधि द्वारा की जाती है? रेक्टम पाल्पेशन विधि द्वारा। बयाने से 1 सप्ताह पूर्व पशु को 50 से 100 ग्राम अजवाइन प्रतिदिन खाने के तेल में देना चाहिए। यह आपको करना चाहिए। बयाने से 1 सप्ताह पूर्व पशु को 50 से 100 ग्राम अजवाइन प्रतिदिन खाने के तेल में देना चाहिए, आपको ये करना है। और जब गाय ब्याती है तो उस दिन आपको 50 से 100 ग्राम है वो साधारण नमक भी देना चाहिए। गर्भधारण की जांच किस विधि द्वारा की जाती है? गर्भधारण की जांच रेक्टम पाल्पेशन विधि द्वारा की जाती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।